अस्सलाम वालेकुम। मई की 20 तारीख दोपहर 12 बजे का वक्त है और पोजीशन इंडेक्स की इस वक्त 550 पॉइंट माइनस है। 210 पॉइंट प्लस गया था इंडेक्स और वही साइकोलॉजिकल बैरियर 1,20,000 क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद 1,18,958 का लो, 750 पॉइंट लो गए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। कुछ रिफाइनरीज आज थोड़ी प्लस हैं। BA बायो में बहुत अच्छी चाल है। इसके अलावा प्रेमा वापस दोबारा ऊपर की तरफ आ गया है। तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में बड़ा लिमिटेड काम है। सुल साहब, अभी भी फंसी हुई है मार्केट थोड़ी सी, या रुक रुक के चलती हुई नज़र आ रही है, साइडवेज में नज़र आ रही है? फ्लैश ऑन है आपकी, इसका जैसा लग रहा है आंखों में कोई मार्केट जो है वो कल ही वक्त तो वॉल्यूम नहीं था, ऊपर से वो जब तक क्रॉस नहीं करेगी, बहुत सारी जब तक बातें चलती रहेंगी ना, एक बहस चलती है सोशल मीडिया पे कि भाई इंडिया जो है अभी रुका नहीं है, पानी का मसला चल रहा है, दोबारा हमला ना कर दे। और मैं भी अपनी कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि भाई मोदी पर भरोसा हम नहीं कर सकते। सही है। दूसरा, गैप फिलिंग के बहस चल रही है कि बाजार जो है इसलिए ऊपर नहीं जा पा रही कि नीचे गैप खड़ा हुआ है। तकरीबन गैप को अगर एग्जैक्ट माने तो 8,000 पॉइंट का है। 10,000 पॉइंट तो बड़ी थी उस दिन, लेकिन क्योंकि मार्केट थोड़ा उसको नीचे भी आई थी उस दिन, तो 8,500 पॉइंट का एक गैप खड़ा हुआ है। अगर एक्सीडेंटली भी देख लें कि जो अचानक से गिर गई तो उसमें 3,000 4,000 पॉइंट एक है ऐसा एरिया जहाँ पर गैप खड़ा हुआ है। और अगर वो एक दफ़ा मार्केट ब्रेकआउट कर जाए तो फिर वो गैप फिल नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं करती तो ये आपको सताता रहेगा भाई गैप फिल। तो 2-3 कन्फ्यूजन है। अनटिल एनालिसिस की ब्रेकआउट ना हो जाए तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। दूसरा, उतनी लिक्विडिटी जो प्लेयर्स थे, जॉबर्स थे, वो सब पैसा हारे हैं, इसलिए मार्केट फंसी हुई है। इसलिए और एक और बात, सबसे अच्छी बात देख लें आप कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट किस तरह कर रही है कि जो सेक्टर्स हैं हैवी वेट, बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो करेक्शन उनकी चल ही रही है। कभी ऊपर जाते हैं, पुल बैक्स आता है, लेकिन जो अच्छे जो पैसा शिफ्ट हो गया है, जैसे फार्मा सेक्टर में जो करेक्शन आया उसके बाद दोबारा फार्मा सेक्टर उठा है। सबसे जो दबे हुए सेक्टर से इतने अरसे से स्टील का एक सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर है, इनके अंदर एक जंप आ गया, जिसके अंदर हमने देखा कि डॉल है, EPCL है, निशात मिल है, बहुत अमरेली स्टील है, बहुत सारे स्क्रिप्ट जो बिल्कुल ही मरे पड़े थे, इवन पेपर एंड बोर्ड भी चल पड़ा है थोड़ा सा। तो जितने भी नेग्लेक्टेड सेक्टर थे या बिल्कुल दबे हुए सेक्टर थे जो पूरी रैली मिस कर गए थे लाख इंडेक्स तक की, उनमें मसला ये है कि उनके अंदर हैवी वेटेज नहीं है। तो हैवी वेट है नहीं, तो जो मेन 3-4 सेक्टर हैं, ऑयल मार्केटिंग, बैंक्स, एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइज़र, इनके अंदर थोड़ी सी रुकावट है। और ऑयल सेक्टर डिपेंड करता है पूरा आपका जो सर्कुलर डेट है। इसलिए मार्केट में 3-4-5 कन्फ्यूजन है। वॉल्यूम स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट ठहरेगी तभी आएंगे, टिल देन कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। इस वक्त जो पोजीशन है उसमें आज भी देखें, कल से जो चल रहा था मामला, एक टॉप मारा मार्केट ने, ये जो अपवर्ड ट्रेंड था, ये जिसको हम लेके चले थे यूं करके, ये जो यूं करके परसों चले थे हम, पब्लिक को याद होगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से टूटा है और ये फिर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है, जहाँ पर ये इसको अगर कंटिन्यू करें तो 1 बॉटम 2 बॉटम 3, और मार्केट जो है अगर ऊपर जाती है तो उसको क्रॉस करती ऊपर जाएगी। फिलहाल जो है मार्केट ने एक ज़बरदस्त एरिया बनाया हुआ है। तो कल हम भी जिक्र कर रहे थे 19,152 का, कल हमने जिक्र किया था, और ये थोड़ा एग्जेजरेट करके वहीं पर वापस आई है। 1,19,000 को काफ़ी दिन तक सस्टेन करती रहे और फिर ऊपर जाए तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। सही है। तो स्टॉक्स के रेट तो बहुत ज़्यादा गिरते हुए नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं डेप्थ भी है, थोड़ी सी सपोर्ट है मार्केट में या नहीं? यही वजह है, जो नई चीज़ें ब्रेकआउट दे रही हैं, जब बन्नीज हो गया, प्रेमा हो गया, FCPL है, बहुत सारी चीज़ें नए ब्रेकआउट्स दे रही हैं। सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है DG खान की, मेपल लीफ की। ये वही स्टॉक्स हैं जो चलते ही नहीं थे जी। पूरा सीमेंट सेक्टर चल गया था, इनमें बहुत जगह मौजूद थी। सबर लोग जो लेते हैं, लेके बैठे तो उनकी बारी आई है। तो सेक्टर रोटेशन, स्क्रिप्ट रोटेशन, विद इन द सेक्टर स्विचिंग स्वैपिंग चल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अट्रैक्ट कर रही हैं। इसी वजह से मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा डिप मारती तो नीचे बायर्स आ जाते हैं, डिमांड आ जाती है। बस इसी तरह मार्केट चल रही है, साइडवेज तरह का है माहौल। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका होता है सुहेल साहब, इस तरह की साइडवेज मार्केट में अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो फार्मा सेक्टर के बारे में आप बताते रहते हैं बार बार। मैं आज भी ग्रुप पे भी बताया, हमने लिस्ट भी बनाई है। सबसे पहले हम कहते थे कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो इकोनॉमी की एक बैकबोन होती है। अगर आपका अच्छा बैंकिंग सेक्टर होता है तो आपकी इकोनॉमी जो है ना, वो ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता उस पर, है ना। कि जो दुनिया भर में हुआ है आज तक, जितने क्राइसिस आए हैं, उसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर हमेशा तगड़ा रहा है। अभी अपने 3-4 साल में भी देखा है, उससे पहले भी हमने देखा है, और उससे पहले भी 2008 में भी देखा है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वक्त के साथ साथ स्लोली ग्रेजुअली कीप ऑन इन्वेस्टिंग। दूसरा, फर्टिलाइज़र होता है हमारी, जो जिस तरह की हमारी सोसाइटी, हमारा जो मुल्क है एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड, उसमें फर्टिलाइज़र ज़रूरी होता है।
फिर तीसरा आपका जो मेन सेक्टर होता है वो ऑयल होता है, एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग। चौथा जो सेक्टर हो तो पावर होता है। तो पावर हमारा थोड़ा सा वक्ती तौर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी पेनी स्टॉक में कराची इलेक्ट्रिक, हब पावर, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। इवन जो है वो लाल पीर और कोहिनूर एनर्जी, लाल पीर बेहतर है, कोहिनूर एनर्जी पता नहीं है। तो ये बेसिक होती है। इसके बाद जो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर होता है वो फार्मा होता है। फार्मा के अंदर सबसे बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत छोटी है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थे उनके ड्रैप वगैरह के वो मसले हल हुए हैं। इसलिए इस साल जो रेवेन्यू आया है वो आउटस्टैंडिंग आया, मतलब इतने पैसे कमाए उन्होंने। प्रोडक्शन वही है तकरीबन, सेल उतनी है, लेकिन जो रेवेन्यूज़ क्योंकि इतना मार्जिन बढ़ गए हैं, इतने बड़े रेवेन्यू हैं। अब मुझे लगता है जो इस साल जो रेवेन्यूज़ उनके बढ़े हैं ये इनको आगे फ़ायदा देगा। जो जब ये अपने कर्ज़े कम करेंगे या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, और अगर यही इनको इसी तरह की ड्रैप के इख्तियारात कम होते रहे और डीरेगुलेशन चलती रही, तो इनके जो आने वाले वक्त है उसके अंदर इनकी सेल्स भी बड़ी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और जो रेवेन्यू तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सेल्स जो है ना, जो आइटम यूनिट्स पर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई कंपनी 10 यूनिट बेचती है तो कल 15 बेचेगी। यहाँ भी ग्रोथ है नज़र आ रही है और रेवेन्यू ग्रोथ भी नज़र आ रही है। और जो इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जगह है, जैसे हमें पता है कि यार जो दुनिया भर के अंदर फार्मास्यूटिकल इतनी महंगी है, अगर आप जो हज उम्रे पे लोग जाते होंगे उनको भी पता होगा, तो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते होंगे उनको पता होगा। पाकिस्तान में शायद इंडिया में सस्ती हो, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल दवाएं बहुत सस्ती हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र आ रही है। इसी बेस पे हमने आज शीट बनाई है जो हमने तमाम इन्वेस्टर को दी है कि ये यूँ तो 13 कंपनीज पे डिपेंड है पूरा KMI ऑल में। टोटल फार्मास्यूटिकल में 14 कंपनीज आती हैं, 13 आती हैं ऑक्सूगा के अलावा 13 की 13 कंपनीज आती हैं फार्मा में। तो जो मैं अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी, उसमें से मैंने IBL हेल्थ केयर हटा दिया है। हाइनून के अंदर इतनी गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती, एबट की नज़र आती है। तो प्राइस की जो रिटर्न है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो भी नज़र आना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा है या नहीं है, या बंदा उसमें फंस जाएगा। अच्छी कंपनीज हैं, जैसे AGB अच्छी कंपनी है, हाइनून अच्छी कंपनी है, लेकिन रेट की अप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रही। हो सकता है गलत हो। सर्ल और लिवन फार्मा और IBL हेल्थ केयर इतना जो फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हमने ये 7 कंपनीज बनाई है ना, इसके अंदर एबट है, BF बायो है, सिटी फार्मा, फिरोज, ग्लैक्सो, हेलियन, मेक्टर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न जो पॉसिबल हो सकता है, प्रॉबल, वो हो सकता है मेक्टर में और BF बायो में। इसके बाद है हेलियन के अंदर अच्छा है, बाकी फिर एबट के अंदर है, फिर सिटी फार्मा के अंदर है, फिर एबट के अंदर है, और फिरोज और ग्लैक्सो के अंदर तकरीबन बराबर है। ये कंपनीज लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फर्स्ट हमने बाइंग लिख दी है आज की मार्केट के करंट रेट पे। ठीक है, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर पता है आपको साइडवेज है, अचानक से इंडिया का मसला आता है, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी सेकंड बाइंग की, अगर यहाँ से कोई स्टॉक्स आपको 10, 15, 20% नीचे मिलता है तो। और जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से 1 साल तक है, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं। यही कंपनीज इवेंचुअली आपको डिविडेंड देंगी। और जैसे मैं पहले कहता था 3 साल 4 साल पहले, जो लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, उस वक्त ये जो ग्लैक्सो जो हेलियन आपको नज़र आ रहा है ये 150 का होता था, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ये सिटी फार्मा 25-30 रुपये का होता था। इस तरह जो फार्मास्यूटिकल की जितनी कंपनी है, हॉइस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो 3500 रुपये का हो गया, उसको तो मैंने लिखा नहीं है, तो गुंजाइश भी कम है। तो वो भी गालिबन 1500 का होता था। इसी तरह जितनी भी कंपनी आपके पास एबट है, ये 500-600 में मिलती थी। तो डिविडेंड भी देंगी, ग्रोथ भी चलती रहेगी। और आप इन्वेस्टर्स, मतलब ये नहीं कि स्विंग ट्रेडर की अलग स्ट्रेटेजी होती है। इन्वेस्टर जो कहते हैं ना हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और बार बार उसके अंदर पैसा डालते रहेंगे, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, SIP की तरह मंथली, वीकली, एनुअली, ग्रेजुअली। और अपना फार्मास्यूटिकल का बजट अपनी इन्वेस्टमेंट का 20 से 25% इन तमाम कंपनियों से बनाना चाहिए।